वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत एकेडमी। दोस्तों आज मैं मिश्रा सर लेके आया हूँ डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। दोस्तों ये दो टर्म ऐसे हैं जो आपको डेली लाइफ में आपको दिखेगा कि इवेपोरेशन जो हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इस इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि क्लास 8 से लेकर 9 तक ये टॉपिक कहीं ना कहीं साइंस में हमारे साथ सामने आता ही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अपनी केमिस्ट्री की तो वहाँ पे भी टॉपिक आता है ये। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको डिटेल में एनालिसिस करें और जाने कि आखिरकार इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ आपके साथ क्वेश्चंस के साथ आऊँगा कि क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं इस टॉपिक से। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। देखिए डिफाइन इवेपोरेशन, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन कम होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone or perfume in it। जब हम अपने हथेलियों पे कुछ परफ्यूम का कुछ स्प्रे करते हैं तो अपना पाम जो है, अपना हथेली है जो वो ठंडा क्यों महसूस होता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन द समर एंड व्हाई। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे लेकिन आज हम रीजंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द वाटर कैप्ट इन द अर्दन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग द समर। गर्मियों में आप मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है, ठंडियों में क्यों नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। इन सब के क्वेश्चंस आपको सबको पता होगा। आप कोई ना कोई साइंटिफिक एक ट्रिक या साइंटिफिक आप एक रीजन दे सकते हैं, लेकिन बाय द क्लू ऑफ इवेपोरेशन, बाय द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, इस टर्म का यूज करते हुए क्या रीजन होगा वो आज हम समझेंगे डिटेल में। तो आपको लगा होगा कि सर आज क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक रीजन है, इस क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। हाउ डज अ स्वेटिंग हेल्प कीप अवर बॉडी कूल ऑन अ हॉट डे। गर्मियों के मौसम में जब पसीना आता है तो हम पंखे के नीचे आते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, वो क्यों होता है। वाई डज अ लिक्विड इवेपोरेट फास्टर व्हेन कैप्ट इन अ चाइना डिश। मतलब जब एक चाइना डिश, एक प्लेट होती है, उसमें हम रखते हैं किसी भी लिक्विड को तो वो जल्दी से क्यों इवेपोरेट हो जाता है, वो भी बात करेंगे। नेम अ फ्यू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब बात आती है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेट वो नहीं, दाम वाला रेट नहीं कि हाँ 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो, वो वाला नहीं। रेट मतलब जिस रफ्तार से इवेपोरेशन हो रहा है, किस स्पीड से इवेपोरेशन है, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग। गर्मियों में शाम को जैसे ही 5 बजता है लोग पानी छिड़कने लगते हैं अपने गेट के आगे, अपने बगीचे के सामने, अपने मेन गेट के आगे। तो वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। तो इन सब के क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में अपने आप ही दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए इवेपोरेशन का जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल, वो है कि इवेपोरेशन मीन्स सिंपली इवेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस से इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ इवेपोरेशन। पानी का भाप बनना लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। दस नो बॉइलिंग अकर एंड द रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफ्यूजन ऑफ वेपर थ्रू द बाउंड्री लेयर एबव द लिक्विड। जो लिक्विड की बाउंड्री लेयर है उस बाउंड्री लेयर के एबव में जो भी डिफ्यूजन होता है हमारे पार्टिकल्स का, लिक्विड के पार्टिकल्स का, लेकिन कोई बॉइलिंग नहीं हो रहा, वो कहलाता है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, ये थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन है। चलिए हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू द वेपर। लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। अगर मैं बॉईल कर दूंगा उसको तो वो बेटा क्या होगा, वो वेपर में चेंज तो होगा लेकिन वो इवेपोरेशन नहीं होगा, वो वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट होना लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो ये कहलाता है इवेपोरेशन।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आए बेटा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सम पार्टिकल इन द लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है अदर के मुकाबले। सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर लिक्विड हमारे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी है तो सम ऑफ इट्स पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें, ठीक, एंड एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक, तो वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए पास उनके पास इतनी इनफ एनर्जी हो गई। दस फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली escaping from the liquid to form a vapor। और यही कारण होता है कि कैसे कब हमारे लिक्विड के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को गेन करके escape कर सकते हैं लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। तो अब आपको साइंटिफिकली समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारे कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के escape कर जाते हैं अपने लिक्विड के सरफेस की बाउंड्री पे, जो टॉप सरफेस होता है वहां से स्केप करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटा देखो, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। अगर आप उस साइंस और उस लॉजिक को समझ गए तो डेफिनेटली आपको वो जो टॉपिक है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ पे फोकस किया करो, ना कि आप किसी चीज़ को मगअप करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पे डिपेंडेंट, इवेपोरेशन को डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था ना। दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है एगिएशन, चौथा है एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान से। पांचवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर द इवेपोरेशन। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे 5 फैक्टर हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपके लिए इतने बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, सरफेस एरिया और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दो है, एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर द इवेपोरेशन। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये जो टेम्परेचर और सरफेस एरिया है ना, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कैसे वो इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में, वो भी आप महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वो क्या है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी मैटर है वो 3 फॉर्म में होता है बेसिकली। सॉलिड, जिसको हम कहते हैं आइस क्रिस्टल, लिक्विड, उसी आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर ड्रॉपलेट, और गैस, जो कि वाटर का वाटर वेपर बन गया। तीनों के आप प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, नहीं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब देखिए, हाउ डज वाटर एंटर्स द एटमॉस्फेयर। आखिरकार पानी हमारे एटमॉस्फेयर में आता कैसे है। देखिए, 3 टॉपिक है, ध्यान से देखिए, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इन तीनों को मैं आराम से डिटेल में समझाऊंगा और आशा करूंगा कि आपको ये तीनों टॉपिक आते होंगे। ठीक है, वो देखिए, इवेपोरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर passes directly to the vapor phase। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर passes from the liquid to the vapor through plant metabolism। प्लांट की वजह से। सब्लिमेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच वाटर passes directly from the solid phase to the vapor phase। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में जाना, ठीक है, वो सब्लिमेशन होता है। इवेपोरेशन आपको मैंने बता दिया। ट्रांसपिरेशन भी सेम चीज होता है, लिक्विड से ही वेपर में जाता है, लेकिन वो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, प्लांट की एक एक्टिविटी है। हम जनरली ह्यूमन बीइंग या नेचर में वो नहीं होता, वो प्लांट की लाइफ साइकिल में होता है। तो आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। ठीक है, अगर नहीं आई होगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, इन तीनों का फिर से मैं एक बार डिफरेंस आपको समझा दूंगा डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब क्या है हमारे पास ये है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन में फिर से लेके आऊं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल। जो भी पार्टिकल आपके पास हैं, उन पार्टिकल्स पे भी हम बात किए थे ना काइनेटिक एनर्जी पे, तो उन पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो उस पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ द वाटर उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में डिग्री ऑफ सैचुरेशन,
इसको डिस्कस करेंगे हम। और फोर्थ पार्ट पे है विंड स्पीड। अब जो ये दो टॉपिक के अलावा, सॉरी, इन 4 टॉपिक के अलावा 2 टॉपिक छूट गए हैं, वो कौन से हैं? एक है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम अलग से समझेंगे, और दूसरा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, amount of energy available, higher the temperature, the faster will be the evaporate। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, मतलब गर्मी, पसीना, अगर मैं गर्मी में बाहर खड़ा हूं और मेरे बॉडी में ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मेरे बॉडी से ज़्यादा लिक्विड इवेपोरेट होगा। लोअर द टेम्परेचर, स्लोअर द वाटर विल इवेपोरेट। अगर मैं एसी में बैठा हूं तो क्या मुझे पसीना आएगा? क्या मेरे बॉडी से वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी? नहीं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। पहला फैक्टर समझ में आ गया आपको कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, ये सब डेली लाइफ से उसको लिंक करिए, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं बढ़ाऊंगा सरफेस एरिया को। आपको बगल में एक बाल्टी दिख रही होगी 5 लीटर की, और सेम पानी को मैं रोड पे गिरा दूं, 5 लीटर के पानी को ऐसे रोड पे गिराऊं कि पूरा पानी अभी जमीन सोके ना, फर्श पे गिरा दूं, तो आप देखेंगे जो 5 लीटर का पानी है, भले उसको मैं शाम तक रख दूं, वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन जो 5 लीटर का पानी मैंने रोड पे गिराया है, सरफेस पे गिराया है, वो जल्दी से इवेपोरेट होगा, है ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप सब लॉजिक अपना दोगे, लेकिन साइंस का लॉजिक ये है कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी बढ़ जाता है। तो सरफेस वाला पानी जल्दी से इवेपोरेट होगा, ना कि बाल्टी वाला। समझ में आया? ठीक है, ये भी एक रीजन हो गया, ये भी एक डे टू डे लाइफ का ही वो है, एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों हमने 2 चीज देखी। विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ज्यादा टेम्परेचर अगर हम देते हैं, रैंडम मोशन होता है उन पार्टिकल्स का। जैसे कोई पार्टिकल है, आपने एक बीकर लिया, अगर उस बीकर को ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो उन बीकर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में रैंडम मोशन होगा, इधर उधर भागेंगे। रैंडम मोशन होने की वजह से वो इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो अपने स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? इतना डीपली कोई नहीं समझाता बेटा यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है ह्यूमिडिटी की, मतलब नमी। ह्यूमिडिटी इज अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। पानी मतलब वाटर की वेपर स्टेट एयर में कितना प्रेजेंट है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे जो हमारा एयर है वो उतना पानी होल्ड नहीं कर पाता, वाटर वेपर उतना होल्ड नहीं कर पाता। ये टॉपिक समझ में आया आपको, ये लाइन, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वाटर की जो लेवल है एयर में वो ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर हमारे आसपास नमी ज़्यादा है, हमारे आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा, हम कहते नहीं आज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बेटा इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये काम कब होता है? ये रेनी सीजन में होता है, जब धूप आ जाए और बारिश भी कुछ देर पहले हुई हो, तो ये ह्यूमिडिटी का केस होता है, ठीक। अब देखिए विंड स्पीड, आप पेड़ की पत्तियों को देख रहे होंगे, टूट भी रही है और पेड़ की टहनियां भी झुक रही हैं। तो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। जब हवा बहुत अच्छी चल रही हो तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? जल्दी जाओ डारे पे ऊपर रोप पे अपने कपड़े सुखा दो, जल्दी सूख जाएंगे। और ये लॉजिक भी है कि हाँ भाई हवा बहुत तेज चलेगी तो क्या होगा कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, ठीक है। तो हवा के साथ, हवा के हेल्प से वाटर के जितने भी हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उस क्लोथ के ऊपर, वो हवा के हेल्प से जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पास हवा रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? क्या इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि विंड स्पीड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा कंक्लूजन क्या समझ में आया? कंक्लूजन ये समझ में आया कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना है, जो वेपराइजेशन होता है वो आपका सरफेस फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया
exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity, the wind speed। ये डिटेल में समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको 1 2 3 4 चारों के चारों चीज आपको मैंने समझा दी है डिटेल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर बेटा समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं इसी तरीके से आपके सामने और बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।